एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय डभरा के ऑनलाइन क्लास में कक्षा 11वीं के सभी समस्त छात्र छात्राओं का स्वागत है। हिंदी विषय के इस वीडियो में हम आज पाठ 5 गलता लोहा के अंतिम भाग का अध्ययन करने जा रहे हैं। यह एक कहानी पाठ है। तो जो इस कहानी का मुख्य पात्र मोहन है, वो लखनऊ में पढ़ाई कर रहा था। कक्षा 8वीं तक की पढ़ाई उसने प्रारंभ कर ली थी। 8वीं कक्षा की पढ़ाई समाप्त कर छुट्टियों में मोहन गांव आया हुआ था। जब वहां लौटकर लखनऊ पहुंचा तो उसने अनुभव किया कि रमेश के परिवार के सभी लोग जैसे उसकी आगे की पढ़ाई के पक्ष में नहीं हैं। बात घूम फिर कर जिस ओर से उठती वह इसी मुद्दे पर ज़रूर ख़त्म हो जाती कि हज़ारों लाखों बीए एमए मारे बेकार फिर रहे हैं। ऐसी पढ़ाई से अच्छा तो आदमी कोई हाथ का काम सीख ले। रमेश ने अपने किसी परिचित के प्रभाव से उसे एक तकनीकी स्कूल में भर्ती करा दिया। मोहन की दिनचर्या में कोई विशेष अंतर नहीं आया था। वह पहले की तरह स्कूल और घरेलू कामकाजों में व्यस्त रहता। धीरे धीरे 1.5-2 वर्ष का यह समय भी बीत गया और मोहन अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए कारखानों और फैक्ट्रियों के चक्कर लगाने लगा। तो जो मोहन था वो 8वीं कक्षा का पढ़ाई पूरा करके वो जब छुट्टी में घर आया हुआ था तो और घर से जब वो वापस फिर लखनऊ लौटा तो रमेश के परिवार का जो बातचीत था, उनका जो व्यवहार था, उससे वह चीज़ अनुभव हो गया था कि 8वीं के बाद उसे आगे की पढ़ाई करने के पक्ष में रमेश का परिवार नहीं है। बात घूम फिर कर जिस ओर से उठती वह उसी मुद्दे पर ज़रूर ख़त्म हो जाती कि हज़ारों लाखों बीए एमएस मारे बेकार फिर रहे हैं। हज़ारों लाखों जो बीए एमए किए हुए जो नौजवान हैं वो कोई काम या नौकरी नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए ऐसी पढ़ाई से तो अच्छा है कि कोई हाथ का काम सीख ले, मतलब कोई तकनीकी कार्य सीख ले। इसलिए रमेश ने अपने किसी परिचित के माध्यम से मोहन को तकनीकी स्कूल में भर्ती करा दिया और जो मोहन है वो आगे की पढ़ाई उस तकनीकी स्कूल जैसे ITI वगैरह होता है वैसे में वो करने लगा। मोहन का दिनचर्या में अभी भी कोई बदलाव नहीं आया था। रोज़ उसे स्कूल जाना होता था और घर के कामकाज करने में व्यस्त रहना पड़ता था। धीरे धीरे 1.5-2 वर्ष का जो समय था वह भी बीत गया और मोहन अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए फैक्ट्रियों में चक्कर लगाने लगा। बंशीधर से जब भी कोई मोहन के विषय में पूछता तो वे उत्साह के साथ उसकी पढ़ाई की बाबत बताने लगते और मन ही मन उनको विश्वास था कि वह एक दिन बड़ा अफसर बनकर लौटेगा। लेकिन जब उन्हें वास्तविकता का ज्ञान हुआ तो न सिर्फ गहरा दुख हुआ बल्कि वे लोगों को अपने स्वप्न भंग की जानकारी देने का साहस नहीं जुटा पाए। तो जो बंशीधर थे, जो मोहन के पिता, वो मोहन के विषय में जब भी उनसे कोई पूछता तो वो उत्साह के साथ उसकी पढ़ाई के बारे में यह बतलाते कि वो बहुत ही मन लगाकर पढ़ रहा है, या उनको मन में पूरा विश्वास था कि एक दिन उनका जो बेटा मोहन है वो बहुत ही बड़ा अफसर बनकर लौटेगा। लेकिन जब उनके सामने मोहन के पढ़ाई का सच्चाई सामने आया या उनको जब वास्तविकता का ज्ञान हुआ तो उनको बहुत ज़्यादा दुख हुआ और उनका जो सपना था वो टूटा। उस सपने के टूटने की जो घटना थी उसे वो दूसरे तक बतलाने का भी साहस नहीं जुटा पाए। धनराम ने भी एक दिन उसने मोहन के बारे में पूछा था। घास का एक तिनका तोड़कर दांत खोदते हुए उन्होंने बताया था कि उसकी सेक्रेटेरिएट में नियुक्ति हो गई है और शीघ्र ही विभागीय परीक्षाएं देकर वह बड़े पद पर पहुंच जाएगा। धनराम को त्रिलोक सिंह मास्टर की भविष्यवाणी पर पूरा यकीन था। ऐसा होना ही था, उसने सोचा। दांतों के बीच में तिनका दबाकर असत्य भाषण का दोष न लगने का संतोष लेकर बंशीधर आगे बढ़ गए थे। धनराम के शब्द मोहन लल्ला बचपन से ही बड़े बुद्धिमान थे, उन्हें बहुत देर तक कचोटते रहे। तो जो धनराम था वो भी मोहन के पिता बंशीधर से एक दिन मोहन के बारे में पूछा था
तब घास का एक तिनका से अपने दांत में फंसे दांत को खोदते हुए उन्होंने बताया था कि सेक्रेटेरिएट मतलब मंत्रालय में उसकी नियुक्ति हो गई है और वो बहुत ही जल्दी विभागीय परीक्षा देकर बड़े ऊंचे पद पर पहुंचने वाला है। धनराम को यह चीज़ सुनकर धनराम जो था वह भी अपने मन में जो धारणा उसने पहले से पाल रखी थी कि जैसे जब वो पढ़ रहा था तब मास्टर त्रिलोक सिंह ने जो भविष्यवाणी की थी वह उसको यकीन मतलब पूरा होता हुआ यकीन आ रहा था, ऐसा होना ही था। और इस तरह उसको मोहन को अफसर बनने की जो सोच उसने अपने मन में रखी थी वो सफल होता हुआ धनराम को लग रहा था। दांतों के बीच में तिनका दबाकर असत्य भाषण का दोष न देने लगने का संतोष लेकर बंशीधर आगे बढ़ गए। तो जो बंशीधर थे उन्होंने दांतों के बीच में जो तिनका दबाकर असत्य भाषण का दोष न लगने का संतोष लेकर मतलब उन्होंने जो झूठ बोला था मोहन के बारे में धनराम से, उसका पाप न लगने का संतोष अपने मन में दबाते हुए आगे बढ़ गए। धनराम के शब्द मोहन लल्ला बचपन से ही बड़े बुद्धिमान थे, उन्हें बहुत देर तक कचोटते रहे और मोहन ने के बारे में धनराम ने जो अपना शब्द कहा था कि वो शुरू से ही बहुत होशियार थे, जरूर वो बड़े अफसर बनेंगे। जब उनके सामने धनराम ने ऐसा कहा तब वो चीज़ मोहन के पिता बंशीधर को बहुत देर तक मन ही मन में कचोटता रहा, मतलब वो उनको दुख पहुंचाता रहा। त्रिलोक सिंह मास्टर की बातों के साथ साथ बचपन से लेकर अब तक के जीवन के कई प्रसंगों पर मोहन और धनराम बातें करते रहे और आज फिर वास्तविक स्थिति में जो है वो कहानी वर्तमान स्थिति में आ जाता है, जब मोहन जो है गांव आ जाता है और वो कोई सरकारी नौकरी प्राप्त नहीं कर पाता और गांव में आकर रहने लगता है। तो त्रिलोक सिंह मास्टर और के बातों के साथ साथ बचपन में धनराम और मोहन ने अपने जीवन या उनके बीच में जो दोनों के बीच में कई घटनाएं घटी थी उन घटनाओं के बारे में दोनों बातें करते रहे। धनराम ने मोहन के हसुए के फाल को बेत में लगाकर बेत से निकालकर भट्ठी में तपाया और मन लगाकर उसकी धार गड़ दी। गरम लोहे को हवा में ठंडा होने में काफ़ी समय लग गया था। धनराम ने उसे वापस बेत पहनाकर मोहन को लौटाते हुए जैसे अपनी भूल चूक के लिए माफ़ी मांगी हो। तो जो धनराम था उसने मोहन के हसुए के फाल को उसका जो बेत था, बेत मतलब उसमें जो लकड़ी लगी हुई थी उससे निकाल दिया और भट्ठी में तपाकर बड़ी ही ईमानदारी के साथ ये पूरे मन लगाकर उसने उस हसुए के धार को तीखा कर दिया और गरम लोहा जो गरम था तो उसे फिर से बेत में नहीं लगाया जा सकता था, इसलिए उसको ठंडा होने दिया गया और ठंडा होने में काफ़ी समय लगा। धनराम ने उसे वापस बेत में पहनाकर फिर उसका जो बेट था उसको पहनाकर मोहन को लौटाते हुए उसे बातचीत में जो कुछ भी भूल चूक हुई होगी उसके लिए उसने माफ़ी मांगी। बेचारा पंडित जी को तो फुर्सत नहीं रहती, लेकिन किसी के हाथ भिजवा देते तो मैं तत्काल बना देता। और कहने लगा मोहन से धनराम कि आपके पिता मतलब मोहन से कहने लगा कि आपके पिताजी पंडित जी को फुर्सत नहीं रहती, लेकिन वो खुद नहीं आते, किसी दूसरे के हाथ भी यदि भिजवा देते तब भी मैं तुरंत बनाकर भेज देता। हसुए के बारे में वो कहने लगा। मोहन ने उत्तर में कुछ नहीं कहा, लेकिन हसुए को हाथ में लेकर वह फिर वहीं बैठा रहा जैसे उसे वापस जाने की कोई जल्दी न रही हो। तो जो मोहन है वो उसके मित्र धनराम से हसुए को प्राप्त कर लिया, फिर भी वो उसी जगह पे हसुए के धार को छूते हुए मन में कुछ सोचते हुए बैठा रहा, जिससे ऐसा लगने लगा कि वो जाने के लिए जल्दी नहीं है। सामान्य तौर से ब्राह्मण टोले के लोगों का शिल्पकार टोले में उठना बैठना नहीं होता था,
किसी कामकाज के सिलसिले में यदि शिल्पकार टोले में आना ही पड़ा तो खड़े खड़े बातचीत निपटा ली जाती थी। ब्राह्मण टोले के लोगों को बैठने के लिए कहना भी उनकी मर्यादा के विरुद्ध समझा जाता था। पिछले कुछ वर्षों से शहर में जा रहने के बावजूद मोहन गांव की इन मान्यताओं से अपरिचित हो ऐसा संभव नहीं था। तो उस गांव का या उस समय समाज में ऐसा नियम हुआ करता था। ब्राह्मण टोले मतलब ब्राह्मण समाज अपने आप को उच्च समाज को मानता था, और शिल्पकार मतलब लोहार जाति के या उस गली के लोगों के साथ उठना बैठना नहीं होता था। किसी कामकाज से उस सिलसिले में या किसी कामकाज के लिए भी उस बस्ती में जाया करते थे तो वो खड़े खड़े ही मतलब लोगों से बातें करते, तो वो उनके सामने या उनके साथ नहीं बैठा करते थे, क्योंकि वो अपने आप को उच्च समझते थे और खड़े खड़े ही बातचीत निपटा ली जाती थी। ब्राह्मण टोले के लोग के बैठने के लिए कहना भी, और ब्राह्मणों को जब उनकी गली में लोहार समाज या लोहार जाति के लोगों की गली में जब कोई ब्राह्मण जाता भी था तो उनको यदि बैठने के लिए भी बोल दिया जाता था तब भी वो उनका अपमान समझा जाता था। पिछले कुछ वर्षों से शहर में भले ही कुछ सालों से मोहन जो है वो गांव से दूर शहर में रह रहा था, इस नियम को वो नहीं जान रहा था ऐसा नहीं था, उसको इस नियम की ज्ञान थी। धनराम मन ही मन उसके व्यवहार से असमंजस में पड़ा था, लेकिन प्रकट में उसने कुछ नहीं कहा और अपना काम करता रहा। तो जिस प्रकार का व्यवहार, जैसे मोहन एक ब्राह्मण का बेटा था और जाकर वो धनराम जो लोहार था उसके दुकान में जाकर वो बैठ गया था और वहाँ से वो जाने का नाम नहीं ले रहा था, मतलब बहुत देर तक बैठा रहा, उससे अच्छी बातें करते रहा। इस सब को देखकर जो धनराम था वो मोहन के यह व्यवहार देखकर उसके मन में कुछ बातें खटक रही थीं, लेकिन वो उस बातों को प्रकट नहीं कर रहा था या वो धनराम जो है मोहन से कोई प्रश्न नहीं कर रहा था। लोहे की एक मोटी छड़ को भट्ठी में गलाकर धनराम गोलाई में मोड़ने की कोशिश कर रहा था। एक हाथ से सरसी पकड़कर जब वह दूसरे हाथ में से हथौड़े की चोट मारता तो निहाय पर ठीक घाट में सिरा न फंसने के कारण लोहा उचित ढंग से मुड़ नहीं पा रहा था। मोहन कुछ देर तक उसे काम करते हुए देखता रहा, फिर जैसे अपना संकोच त्याग कर उसने दूसरी पकड़ से लोहे को स्थिर कर लिया और धनराम के हाथों से हथौड़ा लेकर नपी तुली चोट मारती अभ्यस्त हाथों से धौंकनी फूंक कर लोहे को दोबारा भट्टी में गर्म करते और फिर निहाई पर रख कर उसे ठोंकते पीटते सुघड़ गोले का रूप दे डाला। तो जो धनराम था वो अपनी दुकान में या अपने जो लोहार का कारीगरी का जो काम करता था उस जगह पे बैठे बैठे काम कर रहा था, और वो एक मोटे छड़ के टुकड़े को गर्म करके उसे एक हाथ से सरसी से, मतलब एक हाथ से चिमटा जैसे होता है उस चिमटे से पकड़कर उसे निहाई पर रख कर चोट मारना चाहता था, लेकिन वो जो लोहा का सिरा था वो निहाई पे सही ढंग से घाट में सिरा नहीं फंस रहा था, इसलिए वो उचित ढंग से नहीं मुड़ रहा था। मोहन कुछ देर उसे काम करते देखता रहा, और जो मोहन था वो धनराम को इस तरह से बार बार उस छड़ के लोहे के टुकड़े को मोड़ने के प्रयास को करते हुए देखता रहा। लेकिन अचानक मोहन ने अपना संकोच त्याग कर दूसरी पकड़ से, मतलब एक और चिमटे को पकड़ लिया और लोहे को पकड़कर धनराम के हाथ में जो हथौड़ा था उस हथौड़े को लेकर नपी तुली, मतलब सही जगह पर जिस जगह पर जितने जोर से मार करना था वैसा चोट मारता गया, और मोहन के अभ्यस्त, मतलब वो ऐसा काम पहले गांव शहर में कर चुका था, इसलिए हाथों से धुकनी और लोहे को दोबारा भट्टी में गर्म करते हुए निहाई पर उसको पीट कर उसने वैसा ही सुघड़ गोले के रूप दे दिया जैसा धनराम उसको बनाना चाहता था। मोहन का यह हस्तक्षेप इतनी फुर्ती और आकस्मिक ढंग से हुआ था कि धनराम को चूक का मौका ही नहीं मिला।
वह अवाक मोहन की ओर देखता रहा और उसे मोहन की कारीगरी पर उतना आश्चर्य नहीं हुआ जितना पुरोहित खानदान के एक युवक का इस तरह से के काम में उसकी भट्ठी पर बैठकर हाथ डालने पर हुआ था। वह संकित दृष्टि से इधर उधर देखने लगा। तो जो मोहन था मोहन का हस्तक्षेप इतनी फुर्ती और आकस्मिक ढंग से हुआ है ना। मोहन ने उस लोहे को पकड़ने का जो काम था और उसे गोल आकार देने का जो काम था वो बहुत ही तीव्रता के साथ या अचानक से करना प्रारंभ कर दिया। इसलिए धनराम जो है को इस चूक को या इस गलती को चूक का मौका नहीं मिला। धनराम जो है उसे रोक पाया या ऐसा करने से रोक पाता, उस ऐसा मौका उसको नहीं मिला। वह अवाक मोहन की ओर देखता रहा और वो आश्चर्यचकित होकर के मोहन को देखता रहा। और मोहन ने जिस तीव्रता से काम किया वो उसको उतना ज़्यादा या उसकी कारीगरी पर उसको उतना ज़्यादा आश्चर्य नहीं हुआ जितना कि पुरोहित मतलब एक ब्राह्मण का बेटा होकर मोहन ने धनराम के काम में जिस प्रकार से सहयोग किया वो बात उसको ज़्यादा आश्चर्यचकित कर रहा था। इस तरह के काम में भट्ठी पे बैठकर हाथ डालने का हुआ था, है ना। मतलब वो लोहार का काम करने उसके साथ लोहार के काम में सहयोग करने जो लगा वो उसको ज़्यादा आश्चर्यचकित करने वाला था। वह संकित दृष्टि से इधर उधर देखने लगा और जो मोहन था उसके कामों को देखकर या उसने जो व्यवहार किया था उसको देखकर जो धनराम था वो डर गया और कोई दूसरा समाज का कोई दूसरा या गांव का कोई दूसरा व्यक्ति देख लिया या देखा तो नहीं, ऐसा संकेत या इस डर से वो इधर उधर अपने अगल बगल देखने लगा। धनराम की संकोच, असमंजस और धर्म संकट की स्थिति से उदासीन मोहन संतुष्ट भाव से अपने लोहे के छल्ले की त्रुटिहीन गोलाई का जांच रहा था। और जो धनराम था वो जो डर रहा था या उसके धर्म संकट की स्थिति से उदासीन, है ना, जिस डर से धनराम डरा हुआ था उस डर से उदासीन या उसका कोई फिक्र किए बिना ही जो मोहन था वो धनराम के दुकान पे ही बैठा बैठा, लोहार के दुकान पे ही बैठा बैठा अपने द्वारा बनाया गया जो गोला था, लोहे का जो गोला था उसमें कोई गलती हुई है या नहीं इसको बड़ी ही गहराई से जांच रहा था। उसने धनराम की ओर अपनी कारीगरी की स्वीकृति पाने की मुद्रा से देखा और जो मोहन था वो धनराम की ओर देखने लगता है कि इस नज़र से देखता है कि उसने जो काम किया है वो सही किया है या नहीं, ऐसे नज़र से वो देखने लगा। उसकी आंखों में एक सर्जक की चमक थी और जब वो मोहन जो है वो धनराम की ओर देखने लगता है तब सर्जक मतलब होता है बनाने वाला या कारीगर का क्या था, चमक था उसकी आंखों में, जिसमें ना स्पर्धा थी और ना ही किसी प्रकार की हार जीत का भाव। और जिस प्रकार से मोहन ने धनराम की ओर देखा उसमें कुछ कारीगरी या कुछ बना लेने का एक चमक था उसकी आंखों में, या उसे यह चीज़ पता चल रहा था कि वो कोई चीज़ बनाने या लोहे से कुछ औजार या कुछ चीज़ बनाने का काम कर सकता है। और उस भाव में ना तो धनराम से वो आगे बढ़ना चाहता था ना ही उससे कोई बैर भाव था या हार जीत की कोई भावना दोनों में नहीं दिखाई दे रही थी। ठीक है, तो इस तरह जो धनराम था जो अपने आप को मोहन से क्या मानता था, कमज़ोर मानता था, लेकिन जो मोहन बुद्धिमान था जिसको लोग सभी बड़े अफसर बनने की सपना देख भविष्यवाणी किया करते थे, वो आज धनराम के ही बराबरी में था। और इस तरह से एक सामाजिक दृश्य या छुआछूत की जो भावना है उस सब चीज़ों को प्रदर्शित करते हुए लेखक, इस कहानी के लेखक ने यह बतलाने का प्रयत्न किया है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, उसे जो भी कर रहा है
वह एक सर्जक होता है, उसको कारीगर के नज़र से देखना चाहिए। उसमें जाति का भेदभाव या किस जाति का व्यक्ति है ये देखना हमें नहीं चाहिए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। इस तरह यह अध्याय पाठ खत्म होता है। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम नए पाठ का अध्ययन प्रारंभ करेंगे।